उत्तराखंड में धूमधाम से हर साल हरेला पर्व मनाया जाता है। इस दिन राज्य के मुखिया से लेकर कैबिनेट मंत्री तक और अधिकारी से लेकर प्रदेश की जनता तक पौधारोपण करते हैं और संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इसके लिए करोड़ों का बजट भी खर्च होता है, लेकिन कितने पौधे जीवित रह पाते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। लिहाजा लोग कह रहे हैं, एक तरफ पेड़ों की कटाई और दूसरी तरफ हरियाली की दुहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के साथ साथ हरियाली की धरती भी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों प्रदेश में दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है, तो दूसरी तरफ हरेला पर्व पर सरकार और जनप्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ पौधारोपण से हरियाली बचेगी या सिर्फ पेड़ों के संरक्षण पर भी उतना ही जोर देने की जरूरत है। तो उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया हरेला पर्व। उत्तराखंड में अब पेड़ों की कटाई, हरियाली की दुहाई अपने आप में सवाल बन चुका है। दून सहित कई जिलों में हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम धामी ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। कहा जा रहा है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। एक तरफ पेड़ों की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ हरियाली की दुहाई दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रदेश में यही बना हुआ है, हरेला पर हरियाली का, जंगलों का क्या। दूसरी तरफ एक और सवाल है कि फोटो में हरियाली है, जमीन पर जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि इसके संरक्षण पर कितना काम किया जा रहा है ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। पौधे लगाने की रस्म रखी जा रही है, संरक्षण का इंतजाम कोई भी नहीं है। कटने जंगलों के बीच जो लगातार हरियाली का संकल्प लिया जा रहा है, आखिरकार ये कितना ज्यादा पूरा हो पाएगा। हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे प्रदेश में अभी भी पेड़ों के कटान के बाद भी जंगल खत्म क्यों होते जा रहे हैं। हरेला का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरेला में लाखों पौधों का दावा है, लेकिन ये कितने पौधे पेड़ बनकर निकलते हैं ये एक अपने आप में गंभीर सवाल है। हरेला पर हरियाली का अभियान छिड़ चुका है, तो पौधे लगाए जा रहे हैं और ऐसे में हरेला में पौधारोपण का एक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ सरकारी दावा है या फिर वाकई इसके संरक्षण को लेकर एक डेटा के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि आखिरकार इनका सर्वाइवल रेट कितना है। क्योंकि एक पौधा जरूर लगाया जाता है, लेकिन आखिरकार क्या वो पेड़ बन पा रहा है, क्या उसका सर्वाइवल हो पा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिरकार पर्यावरण और साथ ही साथ विकास दोनों का संतुलन बनाकर क्या एक सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। और अब तो 25 साल बीत चुके हैं, इतनी हायर टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, इतने सब हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, हर कोई हमारे लिए यहाँ पर तत्परता से मौजूद नजर आता है, लेकिन वाकई में क्या उनकी सूझबूझ के साथ कोई एक रोड मैप ऐसा तैयार नहीं किया जा सकता जिससे कि एक तरफ पर्यावरण और एक तरफ विकास दोनों का संतुलन बिठाया जा सके और कोई एक तीसरा रास्ता निकाला जा सके जहां पर पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, विकास भी अपनी गति के साथ आगे बढ़ता रहे और एक पर्यावरण के बीच विकास का एक मॉडल स्थापित हो पाए। ये एक अपने आप में गंभीर सवाल बन चुका है। लेकिन आखिरकार वाकई में सरकार इसको लेकर चिंतित है, इस पर विचार किया जा रहा है। क्या सरकार के पास वो रोड मैप है या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ मां के नाम के जरिए इन लाखों करोड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। आखिरकार विकास, क्या उसे विकास कहा जा सकता है या फिर उसे विनाश कहा जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो 1,80,000 पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है और कहा जा रहा है कि इससे कई ज्यादा बढ़ के पेड़ों को लगाया जा रहा है और सभी को आदेश जारी हुए हैं कि सभी अब पेड़ों को जरूर लगाएं। लेकिन वाकई में क्या ये निभाई जा रही है रस्म या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक रस्म बनकर रह चुकी है जिसका औचित्य सर्वाइवल रेट से पता चल पा रहा है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं आज की खास पैनलिस्ट का। हमारे साथ प्रभा बदूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। संदीप चमोली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिलोकचंद सोनी जी पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी सभी पैनलिस्ट का और चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रभा जी, आपके साथ फोटो खिंच चुकी है, बड़ी खूबसूरत फोटोएं आई हैं।
आखिरकार एक पेड़ मां के नाम का संकल्प भी ले लिया गया है और इस अभियान के चलते लाखों पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन वाकई में क्या हम कह सकते हैं कि ये हरेला पर्व, एक हरेला उत्सव का असली महत्व है? निशी जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, जो हरेला पर्व है वो उत्तराखंड का एक लोक पर्व है और ऐसा नहीं है कि हरेला पर्व अभी मनाया जा रहा है। देखिए, प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए तो उत्तराखंड की जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है वो शुरू से ही हम संजोए रखे हैं इसे। तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है कि हमें प्रकृति है तभी हम सब लोग हैं और उसी का परिणाम हम देखते भी हैं कि उत्तराखंड में जो हरियाली है और हमारा जो उत्तराखंड है, क्योंकि हमें पता है कि इसका ज्यादातर जो भूभाग है वो वनों से ढका हुआ है और प्रकृति प्रेमी भी यहाँ पर सभी लोग हैं उत्तराखंड के। तो इसीलिए प्रकृति के लिए हमारी संवेदनशीलता अगर हम और राज्यों के कंपैरेटिवली देखें तो ज्यादा है। तो निशी जी, निश्चित तौर पर जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जगह जगह वो कार्यक्रमों में गए और हरेला के पर हर विभाग ने भी मुझे लगता है कि ये है हर घर में इसका। ये तो देखिए, हम तो देवताओं को भी, देवताओं के स्वरूप ही अपने वृक्षों की भी पूजा करते हैं, तो हर घर में भी ये त्योहार मनाया गया। हर जगह हमने देखा कि हर व्यक्ति ने अपने घर में भी वृक्ष लगाए हैं और हर तरह से मुझे लगता है कि काफी हर तरह से ये नहीं है कि केवल ये कि सरकार ने कहा है कि आप लगाइए, सभी ने लगाया है पेड़। इन सभी चीजों की, प्रकृति के संवर्धन की तरफ सभी ने ध्यान दिया है। और निशी जी, जो अब ये चीजें निकल कर सामने आती हैं कि उत्तराखंड में अगर हम ये जो मुद्दा है कि हम पेड़ कटान करते हैं या हम कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर बनाते हैं और रोड चौड़ी करते हैं, उसके लिए जो हम पेड़ का कटान किया जाता है, तो देखिए निशी जी, ऐसे कोई भी सरकार नहीं होती है जो ये चाहे कि पेड़ हम काटें और तब हम डेवलपमेंट करें। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर कोई चीज बहुत जरूरी है और वहां पर ये है कि अगर मैंने कहा है कि मैक्सिमम भूभाग हमारा तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वन तो होंगे, पेड़ होते हैं, लेकिन हमारा ये मैक्सिमम कोशिश रहती है कि कम से कम पेड़ों को काटा जाए। अब उसके लिए मेन चीज ये आता है कि अगर हमने पेड़ काटे हैं तो क्या उतने पेड़ हम लगाए। तो देखिए, अगर मैं अपनी सरकार की बात करूं तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को हमने 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाना है, तो विकसित का मतलब उसमें अगर हम सड़क चौड़ी करने की बात हो और जिस प्रकार से उत्तराखंड भी नई टेक्नोलॉजीज या नई नई चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें वो सारी चीजों की भी जरूरतें हैं। अभी हम पर्यावरणविद को या आपके चैनल पर सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि सबकी एक मिली जुली प्रतिक्रिया है। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कंप्लीटली कि नहीं पेड़ नहीं, वो कह रहे हैं कि भी निश्चित तौर पर अगर विकास होगा तो पेड़ कटेंगे, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि उतने ही पेड़ लगाए जाएं, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ जो सरकार है अभियान चलाए। और मुझे लगता है जो सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो उतने पेड़ हम लगा भी रहे हैं। आज देख लीजिए, अगर हम देखें नदियों के किनारे, अगर आज की ही मैं बात करूं, हरेला पर्व में हर विभाग ने हजारों की संख्या में, आप सहस्त्रधारा की तरफ चले जाइए, कैनाल रोड पे चले जाइए, हर विभाग ने पेड़ लगाए हैं और सबको जिम्मेदारी दी गई थी और सबने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है। पौधे लगाए जा रहे हैं, उनका सर्वाइवल रेट कितना है? क्या वो पेड़ बन पा रहे हैं या फिर पौधे बन के सीमित हो जा रहे हैं? हाँ, नहीं निशी जी, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है और हम बार बार जब भी कहीं पौधे लगा रहे हैं, हम यही सबसे आह्वान इस बात का कर रहे हैं कि अगर हम अपने घर में भी लगा रहे हैं या हम किसी कॉलोनी को भी हमने लिया है कि यहाँ पर हमने 150 पेड़ भी लगाए हैं, तो क्या हाँ उनकी हम सुरक्षा कर रहे हैं? तो पेड़ लगाने से पहले यही आह्वान किया जा रहा है कि आप पेड़ तभी लगाएं अगर आपकी इसको सुरक्षा कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से बड़ा पेड़ बनने तक आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको अपनी कॉलोनी का ही बता सकती हूँ कि पिछले वर्ष भी मैंने हरेला पर यहाँ पर पेड़ लगवाए थे, लेकिन पहले यही उनको कहा था। तो आज मैं आपको एक भेजूंगी भी 1-2 दिन में कि आज वो पेड़ भी बने हैं, उनमें फल भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनसे यही कहा गया था लोगों से निवेदन कि आप इनका संवर्धन, इनकी देखे भी, इनकी देख रेख भी करें। ऐसा ना हो कि केवल फोटो सेशन के लिए आप लगाएं। तो मुझे लगता है लोग बड़े जागरूक हैं। लेते हैं, उन्होंने पेड़ मां के नाम लगाया। संदीप जी, निशी जी,
प्रत्येक पर्यावरणविद, बीजेपी के साथी, स्वयं इस प्रदेश के हितैषी जो लोग अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं भैया विकास तो होगा, विकास में जो है पेड़ भी कटेंगे, चट्टानें भी काटी जाएंगी, अन्य तरीके के विकास होंगे। इसी जी इस राज्य की अगर आप पूरी भौगोलिक दृष्टि को अगर आप देखें तो लगभग 70% से ऊपर हम वन भाग में हम लोग हैं, 30% में मानव जीवन बसता है। हमें पहाड़ी इसलिए कहा जाता है कि हम पहाड़ों पर रहते हैं और वनों के बीच रहना, वनों के साथ रहना, वनों के बीच रहना, यही हमारा जीवन है। और हरेला जो पर्व है, हो सकता है कि अन्य बीजेपी के लिए, अन्य दलों के लिए वो इवेंट हो, लेकिन एक उत्तराखंडी के लिए उसकी मातृ संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मूल सिद्धांत है। हम लोगों ने उन वनों को बड़ा किया है, उनको पाला है, अपने बच्चे की तरह रखा है। एक बड़ा चिंतनीय आंकड़ा मैं आपके पास आपको बताना चाहूँगा कि 2000 से और 2025 के बीच जितने भी एनएच, लगभग एक आंकड़ा सरकारी आधिकारिक आंकड़ा है, उन एनएचओ को चौड़ीकरण में कम से कम 83,000 पेड़ जो हैं उत्तराखंड में काट दिए गए हैं। एक और चिंता का विषय है, अकेले आसारोड़ी से झाझरा का जो नया हाईवे बना है, उसमें लगभग 7,000 से ऊपर पेड़ सिर्फ विकास के नाम पे काट दिए गए हैं। निशी जी, इस विकास इस राज्य के लिए विनाश की एक इबादत लिख रहा है। जिन पहाड़ों को रोज, जो पहाड़ रोज थरा रहे हैं, उन पहाड़ों पे अगर आप विकास के नाम पर इस प्रकार का काम करेंगे, और तब ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं कि एक पेड़ माँ के नाम की बात हमारे साथी करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि रिस्पना में लाखों पेड़ इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने लगाए थे। शायद इनके किसी कार्यकर्ता और उनको स्वयं नहीं पता उन पेड़ों की स्थिति क्या है। जो पेड़ इन लोगों के द्वारा वर्तमान समय में ऋषिकेश 4 लाइन के नाम पर काटे जा रहे हैं, वो पेड़ कम से कम 100 साल पुराने हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 वर्ष पहले मैं भी नहीं था, आप भी नहीं रहे होंगे, अन्य लोग भी नहीं रहे होंगे। एक पेड़ को पूर्ण रूप से विकसित होने में 20 साल से ऊपर लगता है, कम से कम 20 वर्षों तक। एक जो हम पौधा लगाते हैं, 20 वर्षों बाद एक बड़ा पेड़ बनता है, वो तब थोड़ा बहुत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, छोटी मोटी चीज़ों से उसको कोई नुकसान नहीं होता। ये बताएं कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री 2-2, 2.5 साल में बदल रहे हैं, तो उस राज्य में क्या वर्तमान समय की सरकारें पेड़ों की देखरेख कर रही हैं? बिल्कुल। अगर आप आंकड़ा निकालें तो एक चिंतनीय आंकड़ा आपके सामने आएगा कि पेड़ों के नाम पर इतना बड़ा बजट हमारी जो है तत्कालीन सरकारें खर्च कर चुकी हैं, लेकिन अगर 100 पेड़ भी लगाएं, 10 पेड़ों को भी सुरक्षित रखने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता तब होती है, अरे सारा विकास इस राज्य में ही करना है, सारा विकास इस राज्य के लिए बना है। अरे पहाड़ी राज्य है भैया, बनते समय स्पष्ट था ये पहाड़ी राज्य है। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, सीमित सड़कों के लिए जाना जाता था, छोटी सड़कों के लिए जाना जाता था। आप क्या करना चाहते हैं इस राज्य में? आप कह रहे हैं हम 2.5 से 3 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचाएंगे। हाईवे पहली बरसात में ही धड़ाम से नीचे गिर गया और 83,000 पेड़ उस हाईवे के लिए कुर्बान कर दिए गए। और सबसे बड़ी चिंता की विषय तब है कि वो व्यक्ति जब आईएसबीटी देहरादून पहुंचता है तो जितनी तेजी से वो आता है उतनी तेजी से उत्तराखंड वासियों को गाली देने का काम करता है, क्योंकि घंटा घर तक तो पहुंच ही नहीं पाता। निशी जी, ये समझना पड़ेगा, रोड मैप विकास आवश्यक है, लेकिन ये कैसा विकास है जो इस राज्य की कब्र खोदने का काम कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस राज्य को आप प्रयोगशाला ना बनाइए। ये राज्य प्रयोगशाला बनने के लिए नहीं है। हम एक पहाड़ी राज्य हैं, हमें मानना पड़ेगा। हमारी सड़कें सीमित होंगी, चलेगा। हमारे यहाँ संसाधन सीमित, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ावा करिए ना, आप हॉस्पिटल बढ़ाइए, आप स्कूल बढ़ाइए, आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दीजिए ना। आपका एकमात्र मकसद इस राज्य में जो है वो पेड़ों को काटना हो रखा है, सड़कें चौड़ी करना हो रखा है। भैया सड़कें, हम वो लोग हैं जो वर्षों बद्री केदार को पूज रहे हैं। जब लोग पैदल जाते थे, सड़कें बनी, फिर एक छोटी सड़क बनी, पैदल मार्ग बना, फिर 4 व्हीलर का मार्ग बना। भैया इतना सुधारीकरण, इतना व्यवसायीकरण, इतना बड़ा बदलाव झेलने के लिए ये पहाड़ नहीं बने हैं। तो निशी जी, जो हमारी मूल सुंदरता है, अगर उससे छेड़छाड़ की गई तो बड़े विनाश के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा और जरूरी विषय बन चुका है इस वक्त कि पेड़ों का कटान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम की बात जरूर की जाती है, लेकिन जो पौधा आज लगाया जा रहा है, कल उसका क्या हाल है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसको लेकर अंकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हरेला पर्व है और आखिरकार इस हरेला पर्व में क्या आप लोगों की ओर से भी एक पेड़ माँ के नाम, आपकी कॉलोनी वासी, आप और आपकी पार्टी?
निशी जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज हरेला के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहां वास्तविक रूप से विकास चाहिए, वहां आज भी जो है देश के आज़ादी के 78 वर्ष हो गए और राज्य बने हुए 26 वर्ष हो गए। इन 26 वर्षों में भी लोग जो है ताकते हुए देख रहे हैं विकास को। जो है अभी तकतकी लगी हुई है कि सरकार जो है आज ही गांव में सड़क पहुंचा देगी, कल ही पहुंचा देगी। लेकिन दूसरी ओर हम वहां जो है उन जगहों पर वन विकास की जो वन अधिनियम है 1972 की, वो तमाम धाराएं जो है आड़े हाथ आ जाती है। कहीं पर जो है एक पेड़ काटने के लिए भी जो है वर्षों लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां जरूरत ही नहीं है, जहां आवश्यकता ही नहीं है, वहां कैसे जो है ये फॉरेस्ट के अधिकारी जो हैं किस तरीके से जो है अनुमति दे देते हैं, कैसे एनओसी दे देते हैं, कैसे ये लोग जो है अपनी देख रेख में अपनी जो है सुरक्षा मुहैया करवा करके उन पेड़ों की कटान करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे निश्चित जी आजकल जो 7 मोड़ पे जिस प्रकार से लगातार जो पर्यावरणविद हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे तमाम संगठनों के लोग वहाँ पर जो है पेड़ों को बचाने के लिए जो है प्रयासरत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार जो है एक आप कह सकते हैं, मुझे तो लगता है कि कोकस कहीं बना हुआ है कि किस प्रकार के षड्यंत्रकारी, जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के जल जंगल जमीन और जो वन संपदा है उनका जिस प्रकार से खुली लूट करके इस प्रदेश को बेचने का काम किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो विकास के नाम पर जिस प्रकार से एक आपने जो है पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचाने का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है उत्तराखंड जो आज लगभग 75% वन भूमि से आच्छादित है, उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देहरादून का टेम्परेचर जो है आज जो है 35 से ऊपर चला गया है, जो कभी जो है लगभग सामान्य जो टेम्परेचर लगभग मुझे लगता है कि गर्मियों में भी 30 लगभग रहता था, आज जो है 35 प्लस चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उसमें एक बड़ा कारण है। सहजधारा रोड में कभी जो है वो भी बहुत हरा भरा होता था, लेकिन आज विकास के नाम पर भी जो है उस सहजधारा को भी आपने जो है पूर्ण रूप से उस सड़क उस चौड़ीकरण के नाम पर उस सड़क को जो है आपने पूर्ण तरह से वहाँ के पेड़ों को भी आपने काट करके उन पेड़ों को जो है आपने लगा दिया। जो स्टेडियम बना हुआ है इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में, उसके आगे आपने देखा होगा किस स्थिति में वो पेड़ हैं। लगातार कई बार पत्रकार बंधु जाते रहते हैं वहाँ पर, हम लोग भी देखते रहते हैं, स्थानीय लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, कौन देख रेख कर रहा है। और जहाँ ये माँ एक पेड़ माँ के नाम पर लगा करके और हजारों पेड़ जो है अपने व्यावसायिक मित्रों के उस पर जिस प्रकार से बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसका दंश झेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से देहरादून में भी आप देख रहे AQI जो अभी देहरादून में चल रहा है, आप देखो 5वें 6वें नंबर पे आता है पूरे देश में। तो समझ सकते हैं आपकी किस प्रकार का यहाँ आज पॉल्यूशन बढ़ गया है, किस प्रकार से जो है एक आप कह सकते हैं कि इस देहरादून की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको कहीं ना कहीं सरकारों ने क्षति पहुंचाने का काम किया है। और जहाँ आवश्यकता ही नहीं है वहाँ आप पेड़ कटा रहे हैं। अब यही बात जो है उत्तरकाशी में भी 6000 पेड़ों की आप बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ भी आप काटेंगे, लेकिन जहाँ वास्तविक रूप से जरूरत है वहाँ आपके जो है वन अधिनियम कानून जो है वो आड़े हाथ आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों दोहरी नीति आप बना रहे हैं? ठीक है, ये दोहरी नीति आखिरकार इसका समाधान कैसे खोजा जाएगा, इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सोनी जी, आखिरकार क्या लगता है आपको कि क्या पर्यावरण और विकास को संतुलित करते हुए कोई तीसरा रोड मैप सरकार के पास है, या सिर्फ पेड़ों के कटान के बाद ही विकास हो सकता है? नमस्कार, जय मेर पहाड़ उत्तराखंड। निशा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक निश्चयवाद का सिद्धांत है, उस निश्चयवाद के सिद्धांत में पहले समय में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहा करता था। उसके जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी वो इस प्रकृति से हुआ करती थी। कंद मूल, फल, रहन सहन, तमाम चीजें। कहीं पर जैसे प्राकृतिक घटनाएं घटित होती, चाहे बारिश होती थी, तूफान आते थे या बादलों का गड़गड़ाहट होता था, तो ऐसी घटनाएं जब घटित होती थी तो वो मनुष्य कहता था कि यार मेरे से कोई गलती हो चुकी है जिस कारण से प्रकृति मुझे सजा दे रही है। इसलिए वो प्रकृति की पूजा किया करता था, प्रकृति को देवता मानता था। यही कॉन्सेप्ट हमारा देवभूमि मेर पहाड़ उत्तराखंड में है। हरेला की जो धूमधाम है
उस हरेला में हमारे घर गांव में, हमारे प्रदेश में जहां हरेला डाल करके पूजा जाता है, वहीं इस प्रदेश में जो म्योली होती है उसकी टहनियाँ हमारे जो खेत खलियान जहां रोपणी लगी होती है उसमें जो है कि रोपा जाता है। पुराने लोगों का मानना है कि जब हम इस प्रकार की चीज़ें करती हैं तो हमारे खेतों में जो है कि अनाज अच्छा होगा और हम धन धन्य होगा। इस प्रकार की थीम हमारे बुजुर्गों की रही है, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करके रखा है, क्योंकि उस समय का हमारे चारों ओर का आवरण स्वच्छ था, सुंदर था और सौंदर्यकृत था, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में विकास की होड़ में हमने ही अपना आवरण को बिगाड़ दिया है। अपने चारों ओर को आवरण को कहीं ना कहीं विकास के नाम से दोहन किया है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमने जो है उसको जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको काटना शुरू कर दिया है। लेकिन वो विकास भी जिन लोगों तक मिलना चाहिए था उन लोगों तक आज भी नहीं मिल पाया। वो आज भी कहीं ना कहीं वंचित है। आए दिन हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कई पर्वतीय अंचलों में ऐसे लोग हैं जो बहुत दुख से जो है कि घिरे हुए हैं, लेकिन समय से वो स्वास्थ्य सेवा उनको प्राप्त नहीं होती, स्वास्थ्य केंद्र तक वो नहीं पहुंच पाते। क्या विकास का मुद्दा, विकास का एजेंडा इन लोगों को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के लोग देहरादून आने के लिए बहुत 3 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन क्या रुद्रप्रयाग का, चमोली का, पिथौरागढ़ का उस मानव के बारे में भी सोचा कि जो गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कारण कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य बिगड़ा है। बिल्कुल। देखिए, वो समय से आना चाहता है। बिल्कुल लेकिन सोनी जी, कहीं ना देखिए कहीं एक चीज कहना दुबला चाहूंगी हुआ है। मैं आपको। देखिए, पर्यावरण आखिरकार सिर्फ और सिर्फ विकास, इससे संतुलित हम लोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के और भी पैरामीटर्स हैं जिन पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्कूल है, विद्यालय, अस्पताल, ये सब उन पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। लेकिन क्या विकास सिर्फ सड़कों के चौड़ीकरण से ही संभव हो पाएगा? और आखिरकार जब संभव होने की जरूरत पड़ती है तो आखिरकार क्या सरकार सिर्फ इसे एक पेड़ के कटान से ही पूर्ण कर पाती है? और आखिरकार एक पेड़ माँ के नाम जो लगाया जा रहा है, आखिरकार उसके जरिए क्या ये विकास हमारे लिए उतना ही सफल साबित हो पाएगा? इस पर हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे और आपसे जवाब लूंगी आगे सोनी जी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद चलो लौटते हैं, आप सब बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कोशनार में पेड़ों की कटाई, हरियाली की दुहाई पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा पेड़ कटान पर जुड़ा हुआ है। और साफ तौर पर एक तरफ हरेला पर्व मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पेड़ों के कटान धड़ल्ले से हो रहे हैं। तो आखिरकार हरेला पर्व मनाने का औचित्य ही क्या बचता है जब पेड़ों का संरक्षण ही नहीं हो पा रहा है? तो आखिरकार इस पर्व की जो अहमियत है, मूलता है, आखिरकार वो कितनी सुरक्षित रह पाई है? ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना कि एक तरफ हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे हाथ से ही पेड़ काट रहे हैं। ये वाली सिचुएशन इस वक्त उत्पन्न हो चुकी है, जिस पर हम लोग जवाब लेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। प्रभा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, आखिरकार क्या यही एक रीजन और एक मात्र चीज बची है कि एक हाथ से पौधा लगाओ, दूसरे हाथ से पेड़ काट दो, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं? आज बड़ी अच्छी तस्वीर लग रही है, धामी जी पौधा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ धामी जी के ऑर्डर पे ही सातमूड़ फॉरेस्ट को पूरी तरीके से छील डाला है। निशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है पेड़ लगाओ, ये वो निरंतर चल रही है। ये केवल ऐसा नहीं है कि हरेला पर्व तो देखिए हमारा लोक पर्व है, उसमें तो हर व्यक्ति ही अपने घर में वृक्षारोपण कर रहा है। लेकिन जो एक पेड़ माँ के नाम है और जो तमाम हमारे चलते हैं कार्यक्रम, अब हरेला पर्व केवल आज नहीं है, ये तो आप देखिए हम लगाते रहेंगे पेड़, ये चलता रहेगा कार्यक्रम। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ग्रीन, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, चाहे नई रोड बनेगी, तो उसमें हर जगह जो हमने एक कहा है कि ग्रीन कॉरिडोर की जो हम बात करते हैं वो हर जगह अब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह से कटान कर दिया है पेड़ों का तो दूसरी जगह उनको नहीं लगाया जा रहा है। देखिए निशी जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनको सुन रही थी कि उत्तराखंड में तो
जो विकास है वो सीमित है और सीमित सड़कों के लिए ही जाना जाता है। तो देखिए यही वो लोग हैं जो कभी कहते हैं कि यहाँ सड़क नहीं है, वहां सड़क नहीं है, ये सरकार तो सड़क बना नहीं रही है। तो देखिए, तो ये तो मैं कहूंगी इनका दोहरा मापदंड है कि जब सड़क बना के दो तो ये कहते हैं पेड़ मत काटो। देखिए निशी जी, मैंने कहा है कि सरकार ये चाहती है जो जनता है, जो उनकी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, आप कहेंगे सड़क है, पानी है, बिजली, इन सब की जरूरतों को पूरा करना है। तो उसके लिए अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तभी सरकार इन सब चीजों का काम करती है। सड़क हमने सड़क उत्तराखंड के पहाड़ों पे मांगी थी दीदी। हमने ऋषिकेश के जंगलों को काटने के लिए नहीं कहा है। हमने पौड़ी में मांगी है, टिहरी में मांगी है, उत्तरकाशी में मांगी है, देवाल में मांगी है, थराली में मांगी है, पिथौरागढ़ में मांगी है, अल्मोड़ा में मांगी है। हमने देहरादून में नहीं मांगी है। विकास सिर्फ देहरादून और हरिद्वार के लिए सीमित है। जी निशी जी, बिल्कुल। प्रभा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ प्रभा जी, हाँ, सवाल बिल्कुल। आपसे यही तो है निशी जी, मैं ये कह कि रही सवाल हूँ- मेरा आपसे यही है और यहाँ पर चमोली जी का भी सवाल यही है कि आखिरकार क्या सातमूर फॉरेस्ट पर विकास की इतनी जरूरत, 4 लेन सड़क की क्या इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई थी कि आखिरकार वहां पर सड़क निशी चौड़ी जी- करने के लिए 3 से 4 हजार पेड़ों का कटान किया जा रहा है? ये ऑफिशियल डेटा है। अभी तो रास्ते में जितने पेड़ आएंगे उनका सफाया होगा। यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी ना। निशी जी, देखिए, हमें तो उन सरकार दुरुस्त कोई भी क्षेत्रों का भी जिक्र रोड करना में चाहिए ना बनाती जहाँ है। पर आज तक सड़क नहीं पहुंची, और सड़क ना पहुंचने के उनके पास तो 1 लेन नहीं है, यहाँ 4 लेन बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए निशी जी, अभी मैं ये भी सुन रही थी कि 4 धाम यात्रा में एक समय वो भी था कि लोग पैदल जाया करते थे। बिल्कुल निशी जी, लेकिन आज का समय तो ये है कि अगर आज के समय को आप देख के चले, बात उत्तराखंड की, जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले 4 धाम यात्रा, तो देखिए हर सनातनी का ये रहता है कि मैं भगवान के 4 धाम के दर्शन करूं। लेकिन वो समय वो था कि लोग 25 एज में 4 धाम की यात्रा करते थे। हम नेपाली फॉर्म से मुड़ सकते थे, हमारे पास विकल्प मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये माँ के नाम का पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन अपने व्यावसायिक मित्रों के कारण पूरे के जंगल को बेचने का काम करते हैं। इस राज्य को बर्बाद ना करिए। इस राज्य में अगर सड़कें बनानी है तो दुरुस्त गांवों में बनाइए, चाहे वो प्लेन्स के इलाके हो चाहे वो पहाड़ के इलाके, दुरुस्त इलाकों में सड़कों का जाल बिछाइए। आप ऋषिकेश से आप लाल तप्पर से निकल जाइए, क्या आवश्यकता है वहां सातमोड़ को। और निशी जी, स्पष्ट रूप से वो एलिफेंट कॉरिडोर है, वहां हाथियों का लगातार आना जाना है और ऑलरेडी सड़क बहुत चौड़ी है। क्यों मुझे जहां तक मेरी उम्र 38 साल हो गई है, मैंने आज तक वहां कभी जाम नहीं देखा है सातमोड़ पर लगता हुआ। अरे भैया, ऋषिकेश के जाम को निजात दिलाइए ना। नहीं, उत्तराखंड विकास के नाम पर उत्तराखंड को बर्बाद मत करिए। ऐसा विकास नहीं मांगा था उत्तराखंडी ने, जैसा विकास आप परिबाजी देने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा विकास नहीं मांगा उत्तराखंडी ने। विकास के नाम पर हमारे को नोचने का काम न करिए। उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए आप विकास के नाम पे आए हैं। प्रभा जी, मान लिया जाता है कि विकास के लिए पेड़ों का कटान जरूरी है। प्रभा जी सुनिएगा जरा, प्रभा जी, पेड़ों का कटान मान लिया जरूरी है विकास के लिए, सड़क चौड़ीकरण के लिए जरूरी है, और जब कहीं से सड़क गुजरेगी तो चट्टान कटेगी, पेड़ भी कटेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन ये भी तो आप मानिए कि ना, जहां जरूरी है, जहां जरूरत है वहां का पेड़ काटा जाए, वहां पर चट्टान काटी जाए। क्या आप ये नहीं जानते? एलिवेटर रोड बना देते एलिवेटर रोड, ना काटते पेड़, हाथी भी सुरक्षित रहते। बनाते हैं एलिवेटर रोड को, बनाते हैं कि कहाँ पे एलिवेटर रोड बन सकता है, वहां पे क्या क्यों नहीं बन सकता, क्या कारण है? अब ये जो चीज बन रही है ये कोई आज के या कल के लिए नहीं, ये आने वाले 10 साल बाद। हाँ, मतलब आज को बर्बाद करके आप भविष्य की चिंता करिए। बड़ी अच्छी दूरदशा है। प्रभा जी, एक कैलकुलेशन में आपको बताना चाहती हूँ। प्रभा जी रुकिए जरा, शायद सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही हो इन चीजों को, लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बार फिर लाना चाहती हूँ। प्रभा जी रुकिएगा जरा, आप शायद इसको अनदेखा कर रहे हो, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। आप एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगा रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, और लाखों की संख्या में पेड़ लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, क्योंकि पेड़ नहीं लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं। इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि 2025-26 ये जो भानियावाला ऋषिकेश रोड है, हम जिसे सातमूर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ कट रहे हैं। सब आपके सामने आंकड़ा है, 4000 के लगभग पेड़ कट रहे हैं। तो झाझरा आशा रोड़ी में भी आपने 7000 के लगभग पेड़ काटे हैं, वो भी आंकड़ा बढ़ चुका है। ये ऑफिशियल डेटा की मैं बात कर रही हूं, जमीनी हकीकत इससे बहुत विपरीत है। और 2025 में
फायर लाइन बहाल करने की योजना पर भी आपने 15,000 पेड़ से ज्यादा काटे थे। और भी मैं अगर आपको परियोजनाओं का जिक्र करूं, रेल परियोजनाओं का और भी तमाम परियोजनाओं का जिक्र करूं, तो कुल मिलाकर लाखों की संख्या में पेड़ ऑलरेडी काटे जा रहे हैं। ये वो पेड़ हैं जो कि 100-200 साल बड़े पेड़ हैं, और आप जो पौधे लगा रहे हैं वो जब तक उस उम्र में पहुंचेंगे शायद हम वहां पर हो ना हो, लेकिन अभी जो उत्तराखंड का अस्तित्व है वो तो खत्म होता जा रहा है ना। किसके लिए सस्टेन करने आप ऐसे एनवायरमेंट, इस सड़क को, जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा? नहीं निशी जी देखिए, हम ही नहीं बचेंगे, उनका संरक्षण कौन करेगा? देखिए। और कल आपकी सरकार जाती है, चमोली जी आते हैं, क्या आप भरोसा रख पाएंगे कि चमोली जी उस पेड़ का संरक्षण करेंगे जो आपने मां के नाम लगाया था? देखिए निशी जी, मैंने आपको शुरू में कहा है, जो पेड़ और प्रकृति का संरक्षण तो हम सबकी जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अगर हम ये कहें कि ये सरकार आएगी, ये विपक्ष आएगा, अब वो जो हमने पेड़ लगा दिए दूसरी सरकार आएगी वो उनको काट देगी, तो ऐसा नहीं होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो उनको घेर देगी और वहां पे पेड़ लगा देगी, वो भी नहीं होता है। तो देखिए ये सारी चीजें तो बैलेंस्ड वे में चलती हैं, और ये चीजें तो सभी मान के चल रहे हैं कि विकास भी होगा, सड़कें भी चौड़ी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, सब कुछ होगा। जहां पेड़ है वो काटे जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो सरकार है वो कितनी संवेदनशीलता से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अगर हमारा आप ही के भाई प्रवक्ता, है। आप ही के पार्टी के प्रवक्ता की ओर से मैंने जब पूछा था ना कि आखिरकार जो आप ये पेड़ काटते हैं उसके बदले आप पेड़ लगाते स्टेडियम में हमने हैं, देखा क्योंकि है। हमें नहीं दिख रहे हैं, तो उनकी ओर से कहा गया था कि हम हरियाणा में जाकर पेड़ लगा रहे हैं। रायपुर यानी स्टेडियम कि के बारे में देखा हरियाणा है। का पर्यावरण संतुलित कर रहे हैं आप, यहाँ का पर्यावरण जो शहजादा में पेड़ काटे थे वो लगाए स्टेडियम के बाहर, ये बात देखें। सही होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमने तो खुद पिछले साल 30,000 पेड़ का लक्ष्य लिया था, और सहस्त्र धारा जाके मैं भी खुद उस अभियान सहस्त्र में धारा गई, के जो और कम पेड़ से हैं वो कम वहां स्टेडियम के पर सामने सूख रहे हैं, मर रहे 500,000 हैं, लोग उनको भी जाके से देख ज्यादा लेना। लोग वहां पर शामिल मर रहे हैं थे। वहाँ। नदियों के उनको किनारे जाके हम देखा लोग पेड़ आपने? लगा रहे हैं, ठीक है। कैसे लेकिन खड़े हैं अगर हम बेचारे, रो विकास रहे हैं। कर रहे हैं, पेड़ उनको लगा देखा? रहे हैं, चमोली जी। तो आप एक प्रश्न विपक्ष से ये पूछ लीजिए, इनके कौन से अभियान पेड़ लगाने का है? क्या ये महाराज, लोग पेड़ अगर लगाने के लिए आपके कोई और तरह मुहिम काटने शुरू का कर अभियान देना? नहीं है हमारा। आप कोई और काटने मुहिम का अभियान शुरू नहीं कर है हमारा। देना, लेकिन नहीं। हमने जल अगर जंगल आप जमीन ये नहीं बेचे देख इस रहे प्रदेश के, हैं, और खनन निशी तुमने जी, बेच दिया, अगर फिर पहाड़ों जंगल की भी तुमने आप बेच बात दिए, करें, सड़कें तुमने वहाँ बेच पर भी दी, हमारी सरकार बालू काम कर रही पत्थर है, ईंट लेकिन सब तुमने इन बेच दिया इस लोगों को प्रदेश का। विकास नहीं दिखाई दे मुख्यमंत्री रहा। जी जबकि एक बात शब्द केवल ये है कि अगर एक सड़क शब्द नहीं सात मोड़ पे होगी, नहीं बोले तो निशी जी। सड़क नहीं बना रहे पूरे हैं, पूरे सड़क बना पूरे रहे हैं, भारत पेड़ में काट ट्रेंडिंग रहे पे हैं। चल रहा है जबकि निशी जी, सात मोड़ का आपने वनों का खुद कटान। देखा एक होगा शब्द नहीं बोले हैं। अब हरेला पे बड़े बड़े भाषण दिए है, हैं वो भी कह कि हमारा रही हैं मात्र कि मात्र नहीं, ये मातृत्व चीजें से ठीक जुड़ा है, हुआ बस ये अभियान है। आप एक इनकी शब्द जगह नहीं पर बोले, एक पेड़ शब्द, लगे हैं, एक शब्द। ठीक है प्रभा जी, जवाब ले लेते ना, आपने सवाल पूछा, चमोली जी जवाब देंगे, जवाब दीजिएगा चमोली। निशी जी, ये इस राज्य में विकास के नाम पर इस राज्य के जल जंगल चलाए जा जमीन रहे को हैं, बर्बाद हम- करने में तुले हुए हैं, पहली बात। ये भी देखना है। दूसरी और बात, सारी सोशल इन्होंने मीडिया जो में ये सहस्त्रधारा में चीजें किया, हमने दिख रही देखा हैं, तो किस मुझे प्रकार लगता है इन्होंने कि लोगों को आरोप बलकाया, लगाने से कुछ नहीं बहकाया और होगा। कहा ये पेड़ सुरक्षित, लाखों रुपए खर्च कर रायपुर स्टेडियम के सामने लगाए। उन पेड़ों की स्थिति क्या है? आज वो सूखे हुए हैं। जितने भी लोग रायपुर स्टेडियम के आसपास से गुजरते हैं उन पेड़ों को देखते हैं, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो सात मोड़ है वो एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है, आप एलिवेटर बना लेते हैं। आप क्यों तुले हुए हैं 4,000 पेड़ों को काटने में? क्या मिल रहा है आपको उसको काटने में? और जबकि आप वैकल्पिक रास्ता आपके पास है, आप लाल तप्पड़ से आप नेपाली फार्म से ऋषिकेश होते हुए जा सकते हैं। भैया इतनी सड़कें नहीं चाहिए, सड़कें बनानी है पहाड़ों पे बनाइए जहां सड़कों की बहुत आवश्यकता है। कई गांवों में जहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, लेकिन मां के नाम का पेड़ लगाएंगे, मां के नाम का पेड़ लगाएंगे और अपने व्यवसायिक मित्रों के नाम पर उन पेड़ों को, लाखों लाख पेड़ों को काटने का काम करेंगे। ये बीजेपी की पॉलिसी है। एक मां के नाम पे पेड़ लगाओ और अपने व्यवसायिक मित्रों को खुश करने के लिए जंगल के जंगल उनको बेचने का काम करो। निशी जी, इस राज्य में वर्तमान में यही पॉलिसी चल रही है। ठीक है, क्या आप भी यही मानते हैं भंडारी जी की आखिरकार इसी पॉलिसी पर काम किया जा रहा है? क्योंकि जहां पर वाकई में जरूरत है, जहां के पेड़ों के कटान, वहां पर सड़क की जहां आवश्यकता है, क्योंकि सातमोड़ फॉरेस्ट पर मैं खुद पर्सनली भी नहीं जानती कि आखिरकार क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे कोई असुविधा नहीं है वहां से गुजरने में, और मुझे तो जब से मैं पैदा हुई हूं मैं उस रास्ते से अक्सर गुजरा करती हूँ, मुझे वहां कभी भी ट्रैफिक जाम जैसी समस्या नहीं देखने को मिली। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना चाहेंगे? क्या वहां पर वाकई में जरूरत थी? निशी जी, जरूरत जहाँ थी वहाँ वास्तविक रूप से सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया।
और मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ पहले आपको। हमारे गांव की सड़क लगभग जो है 2019 में स्वीकृत हो चुकी थी, 2020 में उसका टोकन हो गया था। टोकन ग्रांट होने के बाद जो है आज 9 साल हो गए हैं, उसको 7 साल हो गए हैं, और 7 साल से वो जो फाइल लगातार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और एक बार जो है नोडल में आने के बाद वापस हो गई है। तो कहने का तात्पर्य वहाँ आवश्यकता है सड़क की, लेकिन वहाँ के लोग जो है लगातार पिछली बार वर्ष भी जो आंदोलित थे और अब भी जो है आंदोलन की तैयारी में है, और शायद इसी उम्मीद में है कि क्या पता इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ इस सरकार को उन लोगों के आवश्यकता से कोई मतलब नहीं है, कोई उनकी ज़रूरत से कोई मतलब नहीं है। यदि ज़रूरत से मतलब होती तो आज इस प्रदेश में ना पलायन होता, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी दुर्दशा होती पहाड़ी क्षेत्रों में, ना ही इस प्रकार के जो अधिकारी जो वहाँ जाने के लिए, आज जो डॉक्टर वहाँ जाने के लिए मना कर रहे, जो अधिकारी वहाँ जाने के लिए मना कर रहे, जो शिक्षक वहाँ जाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए मना कर रहे, आज स्थिति नहीं आती प्रदेश के सामने। और जहाँ तक 7 मोड़ की बात आपने करी, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ तो आवश्यकता ही नहीं थी। उसके उल्टा जो आपका नटराज चौक है, नटराज चौक से तपोवन तक ऋषिकेश का जो मुझे लगता है व्यावसायिक केंद्र है, वहाँ पर आप जब निशिजी पीक पीरियड में आप जाते हैं तो कम से कम 4 घंटे का जाम लगता है वहाँ पे आपका नटराज चौक से, और ठीक तपोवन पूरा जो क्षेत्र है। और तपोवन से जब हम उधर ऊपर पहाड़ी पर्वतीय अंचलों से आते हैं तो तपोवन से लेकर के और सीधा आपका जो ये नीलकंठ वाला जो रोड जाता है, लगभग 5.5-6 किलोमीटर का रूट है वो, तो 6.5 किलोमीटर का जाम वहाँ से इधर को लगता है, और इधर नटराज चौक से और तपोवन लगभग 4.5 किलोमीटर का दायरा है, लगभग 10 किलोमीटर का जो लंबा जाम लगता है। उस पैच में आप क्यों नहीं, उसमें आपने वो जो व्यवस्था यहाँ जो कदम आपने यहाँ उठाया 15 मिनट के लिए, आपने जो है ऋषिकेश से देहरादून आने के लिए 15 मिनट कम करने के लिए आपने जो है 3000 पेड़ों की बलि दे दी। लेकिन जहाँ वास्तविक रूप से सरकार को आवश्यकता थी वहाँ क्या है, आपका पेट्रोल बचता, डीजल बचता, दूसरा जो लोग आ रहे जा रहे आवागमन में सुविधाएं मिलती, तीसरा जो है उनका जो है टाइम बचता, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को उससे बहुत मुनाफा होता। लेकिन यदि सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा जो एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जिस प्रकार से विकसित किया जा रहा है इसको, तो निश्चित जी आप बताइए, जब ये रोड चौड़ी होंगी तो कैसे जंगली जानवर उससे गुजर पाएंगे, उनको तो और समस्या पैदा होंगी, कैसे वहाँ से गुजरेंगे वो, कैसे जो है आप कह सकते कि वो जंगली जानवरों को असुविधा नहीं होगी। जो वहाँ पर जो चित्तल हैं, जो वहाँ पर हाथी, जो एलिफेंट्स आ रहे हैं, जो वहाँ पर जंगली जो बाघ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ से आती जाती हैं, गुजरती हैं, तो कैसे वो वहाँ पर गुजर जाएंगी जब ये सड़कें आप इतनी चौड़ी कर देंगे। इसके बजाय आप वहाँ पर या तो आप एलिवेटेड रोड बनाते, नीचे हमारे पास नदी किनारा है, उसके किनारे किनारे आप एक बढ़िया सा ग्रीन कॉरिडोर की बात आप वहाँ करते हो बात, तो ये बात समझ आती। लेकिन यदि आपने इस प्रकार के कदम उठाए हैं और जिसमें जो है कि प्रकृति को भारी क्षति पहुंची है, आज इस धामी सरकार ने जो है इस प्रदेश में इस प्रदेश को बेचने का काम किया है, चाहे खनन के उससे हो, चाहे आज घर घर शराब पहुंचाने का विश्रेय इनके नाम पर है, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर करने का यदि किसी ने काम किया है तो इस सरकार ने किया है, बजाय अपने मित्रों के फायदे के, क्योंकि इनका काम अपने जो मित्र है, व्यावसायिक मित्र हैं, उनका सीधा सीधा लाभ पहुंचाना है। इनको इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं, न इस प्रदेश के अस्तित्व से मतलब है, न इस प्रदेश के जो है संसाधनों से मतलब है। इनको सिर्फ इस प्रदेश के संसाधनों को बेच करके अपना एक चुनावी मैनेजमेंट का जरिया बनाना है इस प्रदेश को। आज जो है 1000 करोड़ बर्बाद करके इस प्रदेश का अपना फेस जरूर चमकाया जा रहा है, लेकिन इस प्रदेश के संसाधनों का इस प्रदेश के हित में कैसे उपयोग किया जाएगा, उसके लिए इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं आऊंगी। मैं आपसे फाइनल कमेंट लेके सोनी जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। तो मुझे सोनी जी आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे पर्यावरण और विकास को संतुलित करके, किस रोड मैप की जो अभी तक सरकार नहीं जान पाई है कि पर्यावरण और विकास का संतुलन करके क्या कुछ किया जाना चाहिए। 25 साल बीत चुके हैं, ना कांग्रेस के पास इसका कोई जिसे कहेंगे एक ऑल्टरनेटिव प्लान है, ना ही रोड मैप है, ना ही बीजेपी के पास नजर आ रहा है इन 25 सालों में। लेकिन आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? निश्चित तरीके से हमें आने वाली पीढ़ी के भविष्य का कितना ध्यान है वो हम वर्तमान में देख सकते हैं। हमने दोहनों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और जिस दोहन के कारण असुरक्षित आज हमारे आने वाली पीढ़ी है, सरकार ने कभी उनकी आवश्यकताएं देखी? क्या हम उनको कूलरों, पंखों, एसी के नीचे जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या हम ऐसे वातावरण बना रहे हैं कि हमारे जंगल बिल्कुल दूषित हो?
कोरोना ने पूरा साबित कर दिया है कि पेड़ों की कितने महत्व है। प्रभा जी, आप जानते हैं जब कोरोना काल आया था तब पर्वतीय अंचलों में लोग शहरों से आए थे कि सुरक्षित रहेंगे, लोग यहां भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेड़ पौधे इस तरीके से कटे हैं कि जो आज ऑक्सीजन तो क्या मिलेंगे, बिल्कुल एक रेगिस्तान में बदलता हुआ देवभूमि पहाड़ जा रहा है। जिन पेड़ों को पूजा से जोड़ा गया था, जिन पेड़ों को जो है कि यहां पर के लोगों ने अपने भावनाओं से जोड़े हुए थे, वो लोग नहीं काट सकते थे। कोई लोगों की आवश्यकता, जिन लोगों को आवश्यकताएं मिलनी थी, जिन लोगों को जरूरत है जिन चीजों की, उन तक वो जरूरत नहीं पहुंच पा रही है। वो आज जो है कि रेत में गिरे हुए के मछली के जैसे तड़प रहे हैं, उनको कोई विकास और कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आज पिथौरागढ़ के नेपाल के बॉर्डर में रहने वाले व्यक्ति की बात करो, कभी आप उसकी दिल की भावनाएं छेड़िए। आप कभी उस चमोली के जो है कि रैणी गांव के लोगों को पूछिए, नीति घाटी के लोगों को पूछिए, गुत्तू घनसाली के लोगों को पूछिए, आप जो है कि घेस बलान के लोगों को पूछिए, किस तरीके से अपना जीवन यापन और किस तरीके के रह रहे हैं वो। क्या विकास उनको नहीं चाहिए था? क्या विकास की गति उनको नहीं मिलनी चाहिए थी? तो निश्चित तरीके से हमें, ठीक है, किसी का हम पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मान लेना चाहिए प्रभा जी, हमको अपने पीढ़ी के लिए मान लेना चाहिए कि हमसे गलत कदम उठा है। ठीक है, जनता आप बोलिए, आप कहिए, चिल्लाते रहे, लेकिन आप अपने मन से पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने आत्मा से पूछिए कि क्या वास्तव में इस तरीके की घटनाएं सही है? क्या इस तरीके से पेड़ पौधे कटते सही है? क्या इस तरीके से जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो सही है? अगर जब तक प्रभा जी, जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मेरे कदम से, मेरे रहने से मेरा पड़ोस का व्यक्ति को कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं हो रहे, ऐसे छोटी मोटी चीजें तब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम चकाचौंध के उसमें कहीं न कहीं इस तरीके के विनाशकारी कार्यक्रम होते रहेंगे, जिसकी खामियां हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और वो माफ नहीं करेगी। कि जैसा वातावरण बन रहा है, जिस तरीके से पेड़ पौधों को काट रहे, एक तरीके से महिलाओं ने पेड़ पर चिपट करके अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। वो कैसे बुजुर्ग महिलाएं रहे होंगे, किस तरीके की महिलाएं रहे होंगे, वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, उन लोगों ने अपने जान तक पेड़ पर लिपट गए। उस समय मार भी थे तो कौन पूछने वाला था, लेकिन इस पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन पहाड़ के पेड़ पौधे नहीं कटने चाहिए। ऐसे भी तो लोग इस देवभूमि में, पहाड़ उत्तराखंड में हुए। क्या हमको इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए? प्रभा जी, फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बोल रही हैं कि हमारी आवश्यकता के अनुसार ही तो पेड़ काटे जा रहे, लेकिन अगर जनता की डिमांड होती सातमूल फॉरेस्ट को काटने की, तो आज वो वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। बताइए। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सीमावर्ती प्रदेशों का क्षेत्रों का इसमें भी ये जिक्र करे, तो देखिए जो उनका जीवन स्तर का सुधार क्या है वो हमारी सरकार ही कर रही है। जो विपक्ष पहले उनको अंतिम गांव कहता था या कहते थे वहां छोड़ दो, वहां लोग नहीं है, हमने उनको कहा है कि ये माना गांव, ये नीति को, ये हमारे प्रथम गांव है, उनको हमने मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम किया है। आज आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन जा रही है, वो किस लिए जा रही है? उन्हीं के जीवन स्तर को डेवलप करने के लिए जा रही है। वहां पे अभी भी आपको लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमने आज तक रेल नहीं देखी। मैं एक दिन देख रही थी, माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पेड़ों की कटाई भले ही हो रही हो, हरियाली की धुआई हो, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्था इस वक्त प्रदेश में फैली हुई है, एक पेड़ मां के नाम तो दूसरा पेड़ किस तरीके से काटा जा रहा है, ये एक ही जगह से निकली दो तस्वीरें हैं। और आखिरकार क्या प्रदेश की छवि हरियाली पर्व के रूप में इन पेड़ों के कटान के जरिए प्रस्तुत की जा रही है, ये बेहद चिंतित विषय है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या रोड मैप निकलकर सामने आएगा, इस पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।